हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? और दीपावली कैसी रही कमेंट करके बताना। आई होप सबके लिए अच्छी होगी। अब दीपावली का त्योहार भी चला गया। अब हमें जो मेन हमारा पर्पज है बोर्ड के एग्जाम में, मतलब टॉप करना, तो उसके लिए अब आप और हम मिलकर कमर कसते हैं। और अब हम आज जो इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट हमने कंप्लीट की थी, तो आज से भाग सेकंड। तो दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड में अंतर ये है कि यहां से छोटे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, यानी कि जो इसमें चैप्टर हैं, इसमें 4 चैप्टर है। भाग 1 में 4 थे, सेकंड में 4 हैं और थर्ड में 4 है। तो हमारा जो यानी कि भाग 1 नहीं, भाग 1 कंप्लीट हो गया। अब भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर या फिर टोटल 5वां चैप्टर हम इसको मान सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें है जो चैप्टर नंबर 5 है, वो है यात्रियों के नजरिए। अब इसमें डेट का हमें ध्यान रखना है, कब से है, लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक। फिर अगला जो 6वां चैप्टर है वो है भक्ति एवं सूफी परंपरा, जो 8वीं सदी से 18वीं सदी तक। फिर उससे अगला चैप्टर है यानी कि 8वां चैप्टर, जो है किसान जमींदार एवं राज्य। तो उसमें हम देखेंगे 16वीं व 17वीं शताब्दी तक। तो वो कुल मिला के इसमें 4 चैप्टर हैं और चारों चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है भाग 2 कि इसमें 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। पिछली बार अब हम देखते हैं कि जो भाग 2 अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ, यानी कि इसमें जो यात्रियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, उनकी समाज के बारे में क्या सोच थी, या उन्होंने भारतीय समाज के बारे में क्या क्या लिखा, कब से कब तक, 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी ईस्वी तक। तो दोस्तों, इस चैप्टर से पिछली बार एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन थे 3। हमें वो बारीक चीज पकड़ के चलनी है और दूसरी चीज हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि आप का सिलेबस स्कूल में कंप्लीट हो गया। यहाँ आपका सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, किस प्रकार से आ सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें चैप्टर में दोस्तों 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और नंबर है 5। अभी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया है, एक्चुअल में नहीं, लेकिन ये चैप्टर 8 नंबर तक हो सकता है। कौन सा? यात्रियों के नजरिए। तो इसमें पिछली बार जो आया था, 2 क्वेश्चन तो आए थे 2-2 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, जो रिक्त स्थान वाला था। अब दोस्तों, यहां पर हमने एक चीज और, कि इसमें जो पूछा था वो 3 हम यात्रियों को पढ़ेंगे, अलबरूनी, बिरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर। तो पिछली जो एग्जाम थी पिछले साल वाली 22-23 यानी कि 23 वाली, तो उसमें इब्न बतूता और बर्नियर के बारे में क्वेश्चन आए थे। तो अब हम समझ सकते हैं कि अल बिरूनी के बारे में 101% क्वेश्चन आएगा। और दूसरी चीज सर दोस्तों, इस चैप्टर में एक प्रॉब्लम और है, जो है कि 3 यात्री हैं। पहले तीनों का शुरुआती परिचय दे रखा है,
पहले जैसे अल-बरूनी का दे दिया, फिर इब्न बतूता का दे दिया, फिर बर्नियर का दे दिया, फिर वापस से अल-बरूनी पर बिरूनी, इसको अल-बरूनी भी बोलते हैं, बिरूनी भी बोलते हैं। फिर उस पे वापिस, यानी कि पहले अल-बरूनी, फिर इब्न बतूता और बर्नियर, ऐसे क्रम चल रहा है। लेकिन फिर वापिस से चैप्टर को अल-बरूनी के विचार फिर से वापिस आते हैं, फिर इब्न बतूता के, और फिर बर्नियर के। तो दोस्तों हम इसको कैसे पढ़ेंगे? जो अल-बरूनी के बारे में, बिरूनी के बारे में जो भी इस चैप्टर में है वो हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। जैसे आगे दे रखा है कि अल-बरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में और भारतीय वर्ण व्यवस्था के बारे में कुछ लिखा है, तो वो कहां से दे रखा है? बर्नियर, फिर इसके बाद में वापिस अल-बरूनी। तो हम यहां से वापिस रिटर्न न होके अल-बरूनी को कंटिन्यू, जो भी इस चैप्टर में दे रखा है वो कंटिन्यू हम पढ़ेंगे। जिससे क्या है कि एक तो कंफ्यूज दूर हो जाएगा, फिर जैसे तीनों को पढ़ा, फिर तीनों को वापस पढ़ेंगे क्या क्या विचार थे, तो वो एक जो लय बनती है वो नहीं बनती है उसमें। तो पहली चीज तो हम जो तीन विचारक हैं या फिर तीन यात्री हैं, इनका वृत्तांत है, तो वो कंटिन्यू, तीनों का कंटिन्यू पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन इसमें हमें बहुत बारीकी से एक एक मतलब लाइन को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि यहां से 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही आएंगे, और 2 नंबर वाले में लगभग कितने शब्द होते? 50, यानी कि 4 से 5 लाइन, तो ये भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं आता है। तो देखो, यात्रियों का नजरिया, समाज के बारे में उनकी समझ, यानी कि जो यात्री भारत आए उन्होंने भारतीय समाज के बारे में क्या समझा। क्योंकि जब कोई यात्री यात्रा करता है तो उनके लिए वो परिस्थितियां, जगह, सब कुछ नया होता है। वो किस अनुरूप में ढालते हैं अपने आप को, क्या उसके बारे में कितनी समझ पाते हैं वो, तो ये सब इस चैप्टर में है। अब देखो, यात्रा क्यों करते थे? स्टार्टिंग हमारे लिए ये है कि यात्रा क्यों करते थे। तो देखो, इसमें हम कई सारे कारण बता सकते हैं। पहला है कार्य की तलाश में, यानी कि इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। लेकिन ये नोट ध्यान रखना, महिलाओं के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि पुरुषों के बारे में, क्योंकि उन्होंने लिखा है, वृत्तांत लिखे हैं, तो उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिलती है। महिलाओं के बारे में बहुत बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। फिर दूसरा है प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, व्यापार के लिए, यानी कि व्यापार के लिए भी अलग अलग स्थानों पर यात्राएं करते थे। पुरोहित और तीर्थ यात्री के रूप में, यानी कि कोई पुरोहित, पंडित, बड़ा पंडित है और कोई तीर्थ यात्रा करना चाहता है तो उस रूप में भी यात्रा करते थे। साहस की भावना से प्रेरित होकर, यानी कि जो अपने साहस, यानी कि अंदर जो ऊर्जा कि हमें ये यात्रा करनी है, वहां तक हमें पहुंचना है, तो वो एक साहस। और दोस्तों, ये यात्राएं साहस का ही काम था। क्यों? पहले, अब हम जैसे एक चीज आप ध्यान में रखो कि इस टाइम में जैसे हमें यूएस जाना है, तो आप गूगल पर कुछ भी डालोगे, पूरे यूएस के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। या फिर इंडिया में राजस्थान से आप अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या किसी भी स्टेट में जा रहे हो, तो उसकी जानकारी या लोकेशन हमें घर बैठे ही प्राप्त हो सकती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यात्राएं पैदल होती थी। दूसरी बात, यात्रा के साधन थे वो ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। जंगल थे, जंगल से रास्ता गुजरता था, डाकुओं का भय था, क्या खाना था, तो इन सब के एक जोखिम भरा काम
था। तो साहस का काम ही था। अब देखो, जो यात्रा वृत्तांत लिखा है उन्होंने, वो मैनुअली दो चीजों पर फोकस था। इसमें कुछ तो दरबार से संबंधित, जैसे हम बर्नियर को पढ़ेंगे तो इसमें मुगल दरबार के बारे में लिखा है। तो अमूमन कोई भी यात्री है वो दरबार के बारे में लिखता है। अन्य धर्म के बारे में, स्थापत्य के तत्व, स्मारकों के बारे में, कि उसने धर्म के बारे में क्या समझ, या धार्मिक बारे में क्या लिखा है उसने, या स्मारक जो दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में। तो एक यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, जो मतलब इस चैप्टर में है, तो वहां से क्वेश्चन उठा सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में, अगर ये क्वेश्चन यहां नहीं है तो 7वें चैप्टर में विजयनगर वाले में डिटेल से आएगा। 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर में एक हेरात से एक राजनयिक का मतलब क्या होता है? देखो, ये तो थे यात्री, बिरूनी, इन बतौता और बर्नियर, ये तो थे यात्री। और ये राजनयिक, यानी कि हेरात वहां के राजा था, उसका दूत बनकर कहां पे आया था? विजयनगर में। तो उसको कौन था? अब्दुल रजाक समरकंदी। तो इसको ध्यान रखना 15वीं शताब्दी में, और इसके बारे में डिटेल से हम अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। फिर है, जो हमें यात्रा वृत्तांत यहाँ पर जो पढ़ना है वो मैनुअली 3 है। पहला है अल बिरूनी। अल बिरूनी 11वीं शताब्दी में आया था और उज्बेकिस्तान, ख्वाराजिम जगह थी उज्बेकिस्तान में, वहां से आया था। अब देखो, उज्बेकिस्तान की हम स्थिति देखें एक बार, तो दोस्तों ये भारत है, भारत। फिर इससे लगता हुआ ये क्या? पाकिस्तान। फिर यहां से ये लगता हुआ है अफगानिस्तान। और फिर ये इधर वाला जो है वो उज्बेकिस्तान है। तो ये स्थिति है। तो ख्वाराजिम वो जगह थी जहां अल बिरूनी का जन्म हुआ था, और वो जगह उज्बेकिस्तान में थी। फिर है इब्न बतूता, ये कब आया था? 14वीं शताब्दी में। कहां से? मोरक्को से। अब मोरक्को कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। यानी कि क्लियर ये है कि ये अफ्रीका महाद्वीप से आया था। अगर अफ्रीका महाद्वीप से आया था। और लोकेशन देखें तो देखो, उत्तरी अफ्रीका है और अल्जीरिया वह पश्चिमी सहारा से घिरा हुआ है। जो सहारा का जो मरुस्थल है कहां पर? अफ्रीका में। तो उसके पश्चिम में मोरक्को है, और अल्जीरिया, इन दोनों के बीच में मोरक्को देश है। तो इब्न बतूता। अब बर्नियर है, वो 17वीं शताब्दी में आया था, और कहां से आया था? फ्रांस। तो पहला यहां पर ध्यान रखना है, कौन सा यात्री किस शताब्दी में आया था, फिर कहां से आया था। क्लियर? अब देखते हैं हम अल बिरूनी को। दोस्तों, अल बिरूनी थे वो ख्वाराजिम उज्बेकिस्तान से आए थे। इनका जन्म कब हुआ था? 973 ईस्वी में। क्लियर? अब यह है कि अल बिरूनी को कौन कौन सी भाषाएं आती थी, ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों यात्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट है, और तीनों जो यात्री थे उनमें इस बार अल बिरूनी का क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि पिछली बार इब्न बतूता और बर्नियर का आ चुका। तो देखो, उन्हें एक तो सीरियाई भाषा का ज्ञान था, पारसी भाषा का ज्ञान था,
हिब्रू भाषा का ज्ञान था, लेकिन ये सबसे अलग उनको संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था, जो इन दो यात्रियों से इनको अलग करते हैं और यही इनको इम्पोर्टेंट बनाते हैं। क्या? इनको संस्कृत भाषा का ज्ञान था। अब है कि ये यूनानी भाषा नहीं जानते थे, यानी कि सीरिया है, फारसी है, हिब्रू है, संस्कृत है, अरबी, इनका इनको ज्ञान था, लेकिन विशेष ध्यान रखना संस्कृत का। कौन सी भाषा नहीं आती थी? यूनानी भाषा इनको नहीं आती थी। फिर भी यूनानी दार्शनिक प्लेटो व अन्य के कार्यों से परिचित थे, यानी कि अल्बरूनी को यूनानी भाषा नहीं आती थी, लेकिन फिर भी ये दार्शनिक जो हमने पिछले मतलब जो 4th चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें देखा था, दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और सुकरात यूनान से, तो प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिक थे, उनके बारे में वो परिचित थे। अब जब उनको यूनानी भाषा नहीं आती है, फिर भी वो उनसे परिचित कैसे हुए? तो कैसे? तो अरबी में अनुवाद के माध्यम से, यानी कि उन्होंने उनकी जानकारी कहां से, जो उनके बारे में यूनानी भाषा में जो ग्रंथ थे या यूनानी भाषा में जो लिखे हुए थे उनके बारे में, वो अरबी में अनुवाद से उन्होंने जानकारी प्राप्त की। फिर है जन्म कब? 1973 में हुआ, 973 में हुआ था। कहां पर? उज्बेकिस्तान में। फिर एक नाम है सुल्तान मोहम्मद। सुल्तान मोहम्मद ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया। कब? 1017 ईस्वी। दोस्तों, जब सुल्तान मोहम्मद ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया 1017 में, तो वहां से जो कवि और विद्वान थे उनको गजनी ले गया, यानी कि ये समझो कि एक तरह से उनको बंदी बनाकर या बंधक के रूप में गजनी ले गया। तो उनमें एक अल बिरूनी भी सम्मिलित थे, वो भी एक बंधक के रूप में कहां पर? गजनी पहुंचे। शुरू शुरू में उनको अटपटा लगा, लेकिन धीरे धीरे अल बिरूनी इस शहर के बारे में, मतलब गजनी जो शहर था, वो उनको काफी पसंद आने लगा। और जब उन्होंने अंतिम श्वास ली तब उनकी उम्र थी 70 वर्ष। तो उन्होंने अंतिम श्वास कहां पे ली? गजनी। तो ये था इनका जीवन और कालक्रम। फिर है, अब हम देखेंगे कि जो अल बिरूनी ने ग्रंथों का अनुवाद और विचार का आदान प्रदान कैसे, क्योंकि जब अल बिरूनी भारत आया तो ये तो है नहीं कि अल बिरूनी जब गजनी या फिर ख्वारिज़्म में था तब संस्कृत सीखी। उन्होंने यहाँ आने के, भारत की यात्रा पर आने के बाद में उन्होंने संस्कृत का अभ्यास किया, संस्कृत सीखी। फिर उन्होंने कुछ ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत में किया और अपने यहां पर आने के बाद में ब्राह्मण मित्र, यानी कि यहां पर उनकी मित्रता हो गई, तो ब्राह्मण मित्रों के कहने पर एक यूक्लिड ये यूनानी भाषा में गणितज्ञ थे, इसका अनुवाद इन्होंने किसमें किया? संस्कृत में। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो गणितज्ञ थे यूक्लिड, उसका अनुवाद उन्होंने अपने ब्राह्मण मित्रों के कहने पर संस्कृत में किया। अब दोस्तों ये देखो कि एक बाहरी व्यक्ति जिसको संस्कृत के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो संस्कृत
में ग्रंथों का अनुवाद करने लग गया। यानी कि मतलब अनेक ग्रंथों का उन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया, लेकिन कई संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने अरबी में भी अनुवाद किया। यानी कि कई संस्कृत ग्रंथ थे जिनका इन्होंने अरबी में, अल बिरूनी ने अरबी में अनुवाद किया, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है यानी कि इन्होंने जो महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ था, यानी कि संस्कृत व्याकरण, पतंजलि की जो व्याकरण थी, उस ग्रंथ का इन्होंने अरबी में अनुवाद किया। यानी कि बहुत सारे ग्रंथों का इन्होंने अरबी में अनुवाद किया, लेकिन उनमें पतंजलि भी एक ग्रंथ था जो यानी कि संस्कृत व्याकरण थी, जिसका इन्होंने अरबी में अनुवाद किया। दूसरा फैक्ट है यूक्लिड का संस्कृत में अनुवाद। यानी कि यूक्लिड कौन था? यूक्लिड कौन था? एक यूनानी गणितज्ञ था। उनको इन्होंने संस्कृत में, तो ये दो फैक्ट आप याद रखना, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ही आने वाले हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हमें छोटे छोटे पॉइंटों को ध्यान में रखना होगा। अब एक है कि अल बिरूनी का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से वो भारत आए, और किस उद्देश्य से उन्होंने, या कौन सा ऐसा उद्देश्य था जिसकी वजह से उन्होंने संस्कृत सीखी और फिर ग्रंथों का अनुवाद किया। तो दोस्तों, अल बिरूनी मतलब हिंदू धर्म था, तो उस पर चर्चा करते थे और लोगों से सूचना इकट्ठी करते थे, जो उनका संग्रह करते थे। यानी कि जो यहाँ पर प्रचलित मान्यताएं थी हिंदू धर्म में, उनका संग्रह करके उसको प्रचारित करना। यानी कि यहाँ की जो समाज था, जो उन्होंने उस समाज के बारे में समझा, उनको उन धार्मिक विषयों पर चर्चा करके उनका संग्रह करना, ताकि वो उसको भारत से बाहर जाए तो लेके जा सके। ये मेन उनका उद्देश्य था। तो दोस्तों, हाँ, अल बिरूनी को हमने, उसका मतलब एक परिचय हुआ है अभी। अब उसकी जो भारत की यात्रा है, कब की, कब तक की, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ से हमें अल बिरूनी को
बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रत्येक लाइन का अर्थ समझना है, क्योंकि यहां से इस बार डेफिनेट क्वेश्चन आने वाला है। तो कई संस्कृत ग्रंथों का अरबी में इन्होंने अनुवाद किया, और विशेषतः मुख्य क्या था, पतंजलि की व्याकरण जो संस्कृत व्याकरण है, और यूक्लिड जो एक गणितज्ञ थे, उसका अनुवाद इन्होंने संस्कृत में किनके कहने पर किया, अपने ब्राह्मण मित्रों के। तो ये था अलबरूनी के बारे में। अब जो नेक्स्ट है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आप भी अब कमर कस लो, क्योंकि अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है, और हमें आपको थोड़ी मतलब एकाग्रता बढ़ा के देखना है, और मुझे हल्की सी स्पीड लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी करवाने हैं। वो मेरा जो उद्देश्य है दोस्तों, वो ये है कि जो 42 से 43 जो क्वेश्चन आ रहे हैं 1 व 2 नंबर के, यहां पर हम स्कोर कर सकते हैं। यानी कि बड़े क्वेश्चन में नंबर कट सकता है, लेकिन यहां कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए दोस्तों, नंबर जो लाना है वो भी एक टेक्निक है। जैसे हम देखते हैं कि ये 42-43 क्वेश्चन है, लेकिन 3 निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के, क्लियर, और 4 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के। ये एक रेशियो है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इनके बजाय हम अगर इन पे ज्यादा फोकस करें तो बेटर है ना, क्योंकि यहां पर अगर फोकस करते हैं, यहां पर हमें पूरे यानी कि 42 या 43 जो क्वेश्चन है वो सभी राइट कर सकते हैं। और ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि ये जो 42 से 43 क्वेश्चन है, मैं आपको बोर्ड पर ही सोल्व करवा दूं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, आज हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। कल संभवतः थोड़ा सा आपको भी स्पीड रखनी है। कल अलब्रीन को यहाँ इस चैप्टर में जितने भी उनके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उनको फिनिश कर देंगे, फिर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे क्वेश्चन आंसर पर। ओके, धन्यवाद। और आपके कोई राय या सुझाव हो तो आप कमेंट कीजिए। ओके, धन्यवाद।